जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए होमवर्क सीरीज स्टार्ट करते हैं। भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अरबों की सिंध विजय का प्रमाण फारसी ग्रंथ में किसने किया था? मोहम्मद बिन चचनामा चचनामा में। ग्रंथ का रचना किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को कब जीता था? 713 ईस्वी में। कब? 713 ईस्वी 713 में। ईस्वी में। मुल्तान को इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी। जीते हुए क्षेत्र की राजधानी कहाँ बनाया था? अलमनसूरा। अलमनसूरा को। सर्वप्रथम अरबवासियों ने हिंदू को क्या कहकर संबोधित किया था? भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया था। कौन? अरबवासियों ने। सर्वप्रथम अरबवासियों ने। भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से किनको मुक्त रखा था? 5 लोगों को। कौन कौन? बूढ़ा, बूढ़ा, औरत, हाँ, बच्चा, हाँ, बूढ़ा, बच्चा, औरत, ब्राह्मण, विकलांग। बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग। 5 लोग। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मण पर जजिया कर कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर को समाप्त किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। नहीं, अकबर। जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर। कब? 1564 में। 1564 में किया था। अब पुनः फिर जजिया कर कौन लगाया था? औरंगजेब। कब? पुनः फिर से जजिया कर कौन लगाया था? औरंगजेब। कब लगाया था? 1679 में। अकबर समाप्त कब किया था? 1564 ईस्वी में। और फिर पुनः कौन लगाया था? औरंगजेब। 1679। हाँ, 79 में लगाया था। अच्छा, एकमात्र मुगल बादशाह कौन थे जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर लिया था? अंग्रेजों से जजिया कर वसूला करने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। अब ब्राह्मण पर फिरोज शाह तुगलक और अंग्रेज से औरंगजेब। अंग्रेज से औरंगजेब। अब बोलेगा जजिया कर को अंतिम रूप से कौन समाप्त किया था? मोहम्मद शाह। इसको कौन नाम से जाना जाता है? रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। हाँ, मतलब बोलेगा कि जजिया कर को अंतिम रूप से कौन समाप्त किया था? मोहम्मद शाह। जिसे रंगीला। और पूछेगा जजिया कर को समाप्त किया था अकबर। अब मतलब ये जो जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था? मोहम्मद शाह। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। रंगीला बादशाह। अच्छा, अरबों ने सिंध में क्या पालते थे? ऊँट। और किसका खेती करते थे? खजूर की। पालते थे ऊँट और खेती करते थे खजूर की। अच्छा, भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना का श्रेय किसको है? भारत में मुस्लिम शासक की सत्ता का स्थापना करने का श्रेय किसे है? तुर्कों को। किसे? तुर्कों को। देखिए तो थोड़ा इधर। चलिए ठीक है। गजनी साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 932 में। कौन? अल्पतगिन 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। गजनी समाज की स्थापना 932 में। 932। हाँ। अच्छा, भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन। भारत पर पहला आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन। तुर्क आक्रमणकारी
सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। अच्छा, सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? अल्पतगीन का। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। देखिए थोड़ा इधर। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन कर रहा था? शाही वंश का शासक कौन कर रहा था पंजाब में? जयपाल। कौन था? जयपाल। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित कब कर दिया गया था? 986 में। कब कर दिया गया था? 986 में। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में कब पराजित किया गया था? 1986। 986 में। 986 में। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? सुबुक्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनी था। कौन था? मोहम्मद गजनी। किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन। का। मोहम्मद गजनी गद्दी पर कब बैठा था? मोहम्मद गजनी गद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में। कब बैठा था? 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी गद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में। कब बैठा था? 998 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का शासक था? मोहम्मद गजनी अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का शासक था? खुरासान का। कहाँ का? खुरासान। वो अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का शासक था? खुरासान का। ठीक है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के बीच में वो 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जो है भारत किस लिए आया था? वो जो आया था अपने साम्राज्य के मोहम्मद गजनी भारत आया था अपने साम्राज्य की स्थापना करने और धन के प्राप्ति के उद्देश्य से। जयपाल एकमात्र शासक है जो पराजित होने वाला आत्महत्या कर लिया था। पराजित होने पर एकमात्र शासक जो आत्महत्या किया था कौन था? जयपाल। जो वो हारा था उसके बाद आत्महत्या कर लिया था। मोहम्मद गजनी ने नगरकोट पर कब हमला किया था? मोहम्मद गजनी नगरकोट पर कब हमला किया था? 1008 ईस्वी में। कब किया था? 1008 ईस्वी में। ठीक। उल यामनी की रचना किसने किया था? उतबी ने। किताब उल यामनी की रचना किसने किया था? उतबी ने। उतबी ने किसका रचना किया था? उल यामनी किताब की रचना किया था उतबी ने। मोहम्मद गजनी के आक्रमणों को किस संज्ञा दिया गया था? मोहम्मद गजनी के आक्रमणों की क्या संज्ञा दिया गया था? जिहाद। कौन दिया था? उतबी ने। कौन दिया था? उतबी ने जिहाद की संज्ञा दिया था।
अच्छा, पुरानों का आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। कौन था? अल-बरूनी। मोहम्मद गजनी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। किसका उपाधि? सुल्तान की उपाधि धारण किया था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी को और किस नाम से जाना जाता है? बूत सिकन, मूर्ति भंजक। मोहम्मद गजनी का सेनापति कौन था? अयाज सुल्तान। कौन था? अयाज सुल्तान। गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो मलिक। गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो मलिक। मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक कब बना था? 1173 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना था? 1173 ईस्वी में। मुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण कब किया था? 1175 में। कब किया था? 1175 में। मोहम्मद गौरी ने पेशावर को कब जीत लिया था? 1179 में। मोहम्मद गौरी पेशावर को कब जीता था? 1179 में। मोहम्मद गौरी लाहौर को कब जीता था? 1181 में। मोहम्मद गौरी लाहौर को कब जीता था? 1181 में। और पेशावर को 1179 में। और सियालकोट को कब जीता था? 1184 में। पेशावर को 79 में, लाहौर को 81 में और सियालकोट को 1184 में। मोहम्मद गजनी का सेनापति कौन था? मलिक अयाज सुल्तान था। मलिक अयाज सुल्तान था। किसका? मोहम्मद गजनी का सेनापति था अयाज सुल्तान। मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? उसका ही एक अधिकारी था, अली मर्दान। अली मर्दान खिलजी। भारत में कागज का उपयोग किस सदी से प्रारंभ हुआ था? 12वीं सदी में। भारत में कागज का प्रारंभ किस सदी से हुआ था? 12वीं सदी से। ठीक है। पूर्वी चालुक्य की राजधानी कहाँ था? वेंगी। वेंगी आंध्र प्रदेश। अब पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कहाँ था? कल्याणी। कहाँ? कर्नाटक में। कल्याणी कर्नाटक में। किसका? पश्चिमी चालुक्य का। अब पूर्वी का? वेंगी। कहाँ? आंध्र प्रदेश। वेंगी। बादामी में दुर्ग का निर्माण करने वाले तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। अच्छा, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है किसमें? दिलवाड़ा में। कल बताए थे ना,
दिलवाड़ा में। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ाने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट ने करवाया था। अच्छा, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजाराज प्रथम। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजाराज प्रथम। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। चोल की राजधानी कहाँ था? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी? मदुरै। हाँ, पांड्य साम्राज्य की राजधानी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। अच्छा, किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? दक्षिण पूर्व एशिया को किसने जीता था? चोल ने। किसने जीता? चोल ने। अच्छा, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य ने। किसने? चालुक्य ने। पल्लवों के 21वें रथ मिलने का स्थान है कहाँ? महाबलीपुरम। पढ़ा था ने, महाबलीपुरम। अच्छा, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र। उसका नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। किसकी? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। किस धर्म को? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापित की थी? राजाराज प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मेघूती मंदिर, ऐहोल का संबंध किस से है? ऑप्शन: शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। ऐहोल का लाड खान मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। किस देवता को? सूर्य देवता को। पापनाथ का मंदिर पट्टडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वातापी के चालुक्य ने। किसने? वातापी के चालुक्य ने। मत विलास प्रश्न नाटक का रचयिता कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन है?
महेंद्र वर्मन प्रथम। प्रथम। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव। पल्लव। किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव। महेंद्र वर्मन शैली का प्रतिपादक कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल शैली का प्रतिपादक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। हाँ। राजसिंह शैली का नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। अपराजित शैली का प्रतिपादक कौन था? नंदी वर्मन। अपराजित शैली का नंदीवर्धन। नंदी वर्मन। मामल्लपुरम। मामल्लपुरम किसका सामर्थ्य था? मामल्लपुरम किसका समानार्थी था? महाबलीपुरम का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी था? महाबलीपुरम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास। किस शासक के पास? चोल के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है वो कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय। राष्ट्रकूटों के किसके द्वारा उखाड़ कर फेंका गया था? तैलप द्वितीय के द्वारा फेंका गया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है क्या? संगठित स्थानीय शासन। सुसंगठित स्थानीय शासन। एलोरा का 34 गुफाओं मंदिर का कब से कब तक बनाया गया था? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच। एलोरा के 34 गुफाओं मंदिर का 700 से 800 ईस्वी बीच। 7 से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। 3 मुख वाली ब्राह्मण विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में। हाँ, त्रिमूर्ति किस में है? एलिफेंटा गुफा में। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? पेरुन देवनार। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। कौन था? महिपाल प्रथम। बेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? बेंगी के चालु राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? राजेंद्र तृतीय। बेंगी के चालु राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? राजेंद्र तृतीय। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य छठा किया था। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं। चोल युग प्रसिद्ध था किस लिए? ग्रामीण सभाएं के लिए। द्रविड़ शैली की मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा गुफा का निर्माण करवाया था किसने? एलोरा गुफा का निर्माण किसने करवाया था?
राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। पल्लवों की राजभाषा थी क्या? पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या था? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। विधि संहिता, हाँ। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय। कौन किया था? कृष्ण तृतीय। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? मालवर्मन कुलशेखर। मालवर्मन कुलशेखर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। किसने करवाया था एलोरा मंदिर का निर्माण? कृष्ण प्रथम। किसने मालखेद का राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्रचलितम कीर्ति कबीरामार्ग की रचना की थी? अमोघवर्ष। किसने? अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था क्या? राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र कहलाता था क्या? तो राष्ट्रपति कहलाता था। क्या कहलाता था? राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था कौन? सायन। कौन? सायन। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं किसमें? कौन सी गुफा? एलोरा और एलिफेंटा। किसमें? एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं में मिलती है। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं किसमें? एलोरा में। किसमें? एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूरी धार नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? एलिफेंटा। कौन है? एलिफेंटा। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? हैलीबीड और बेलूर में। हैलीबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? बेंगी के चालुक्य। किसके साथ? बेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृत प्रायः क्या है? अष्टभुज, षष्ठभुज, द्विभुज, चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं कैसी है? चतुर्भुज। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय। तंजौर की राजधानी बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव का। किसका था? पल्लव का। किसका था? पल्लव का। पूर्व मध्य काल में विजयालय के चोल राज्य की स्थापना कब हुई थी? 846 ईस्वी में। कब? 846 ईस्वी में। किस चोल शासक के दिगंबरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? परातक फर्स्ट। कौन? परातक फर्स्ट। किस
चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? राजाराज प्रथम। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? राजाराज प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम। कौन? राजेंद्र प्रथम। किसने दिबंगरम का राजधानी बनाया? ये लगता है क्या लिखा है, राजेंद्र प्रथम। वही हुआ। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? कुलोत्तुंग चोल प्रथम। कब? 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों को भेजा था। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है क्या? बरियम। क्या कहा जाता है? बरियम। चोल काल में कैडिमे का अर्थ था क्या? भूराजस्व। चोल काल में कैडिमे का अर्थ था क्या? भूराजस्व या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय। कौन सी उपाधि दिया जाता था? क्षत्रिय। परैया का अर्थ क्या है? अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे क्या? कुलंजु। क्या कहलाते थे सोने के सिक्के? कुलंजु। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी क्या? प्रभुमान्यम। क्या कहलाता था? प्रभुमान्यम। तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव देवता को। किस देवता को समर्पित है? शिव देवता को। प्रसिद्ध चोल शासक राजाराज प्रथम का मूल नाम क्या था? अलिमोलिवर्मन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मखलीपुत्र गोसाल। कौन था? मखलीपुत्र। भागवत धर्म का संस्थापक कौन था? वासुदेव। भागवत धर्म का संस्थापक कौन था? वासुदेव। भागवत धर्म में कृष्ण की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? कृष्ण की। भागवत धर्म के लोकप्रिय स्वरूप धर्म कौन था? वैष्णव। कौन था? वैष्णव। शिवलिंग का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? सिंधु सभ्यता। शिवलिंग का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? सिंधु सभ्यता से। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन था? लकुलिश। कौन था? लकुलिश। शूद्र संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांताचार्य। कौन था? श्रीकांताचार्य। यहूदी धर्म का संस्थापक कौन था? मूसा। यहूदी धर्म का संस्थापक था मूसा। ईसाई धर्म के संस्थापक था ईसा मसीह। ईसाई धर्म का संस्थापक था ईसा मसीह। ईसा मसीह का शिष्य कौन था? सेंट टॉमसन। कौन था? सेंट टॉमसन। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत था।
ईसाई धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? खलीफा। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? खलीफा। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गांधार महाजनपद कहाँ है? पाकिस्तान में। गांधार महाजनपद कहाँ है? पाकिस्तान में। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जरासंध। कौन था? जरासंध। बिंबिसार के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार मगध पर कितना वर्ष शासन किया था? 52 वर्ष। बिंबिसार मगध पर कितना वर्ष शासन किया था? 52 वर्ष। बिंबिसार किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बिंबिसार के पुत्र कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार की पहली पत्नी कौन थी? महाकोसला। कौन थी? महाकोसला। चौथी पत्नी कौन थी? अमरपाली। चौथी पत्नी अमरपाली। अजातशत्रु को और किस नाम से जाना जाता है? पितृहीनता। अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? पितृहीनता। अजातशत्रु मगध पर कितना वर्ष शासन किया था? 16 वर्ष। अजातशत्रु मगध पर कितना वर्ष शासन किया था? 16 वर्ष। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र कौन था कर दिया था? उदयन ने। उदयन ने। शिशुनाग वंश का अगला शासक कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजा ने किया था। कौन किया था? हखमनी वंश के राजा ने। सिकंदर का मकबरा कहाँ है? बेबीलोन में। सिकंदर का मकबरा कहाँ है? बेबीलोन में। सिकंदर का मकबरा कहाँ है? बेबीलोन में। सिकंदर का गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर का गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर का गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर का थल सेना के सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र को। चंद्रगुप्त ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र को। चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? 322 ईस्वी में। चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? 322 ईस्वी में। कब बैठा? 322 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य पर किसने आक्रमण किया था? सेल्यूकस निकेटर ने। किसने किया था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से किस वंश की जानकारी मिलता है? मौर्य वंश की। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से किसकी जानकारी मिलता है? मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता कौन थे? बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा अशोक। कलिंग आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलता है? किस अभिलेख से? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। कलिंग आक्रमण की राजधानी किस अभिलेख से मिलती है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कलहन का पुस्तक के लेखक कौन था? राजतरंगिणी। कलहन का पुस्तक के लेखक कौन था? राजतरंगिणी। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? 84,000 का। बृहदत्त का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। बृहदत्त का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। बृहदत्त का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग।
स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, किस आंदोलन के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद मठ भवन में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के आनंद मठ भवन में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के आनंद मठ भवन में। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 1922 तक। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 1922 तक। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से 1922 तक। भारत छोड़ो आंदोलन कब से कब तक चला था? 1942 से 1944 के बीच। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944। भारत छोड़ो आंदोलन 1920 से 1944। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465। 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 गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है? पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा और वर्धा। कौन है? मंजरा, पेनगंगा, पूर्णा। गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? बृहद गंगा या दक्षिणी गंगा। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? बृहद गंगा या दक्षिणी गंगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। बताइए। कृष्ण नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्ण नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगा कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा। पहली नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की पहली बड़ी नदी गोदावरी और दूसरी कृष्णा। कृष्णा की लंबाई कितना है? 1401 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? 1401 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर। बताइएगा परियोजना। इडुक्की परियोजना कहाँ है? किस नदी पर? पेरियार नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। माता टीला परियोजना बेतवा नदी। माता टीला परियोजना बेतवा नदी। नागार्जुन पुरस्कार परियोजना कृष्णा नदी। नागार्जुन पुरस्कार परियोजना कृष्णा नदी। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी। पोचमपाद प्रोजेक्ट कहाँ है? कर्नाटक में। पोचमपाद प्रोजेक्ट कहाँ है? कर्नाटक में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। बंदी नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। बंदी नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं।
काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल चट्टानों से हुआ है। कपास के उत्पादन के लिए उच्चतम मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। कपास के लिए उच्चतम मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। कपास के लिए उच्चतम मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। संविधान सभा की रचना किस मिशन के प्रस्ताव पर हुआ? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से हुआ। संविधान सभा की बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान जो है बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। बोलिएगा, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 नवंबर 1949 को। 24 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपात का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है? 352। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 352। 352 में। वित्तीय आपात का उल्लेख किस में है? 360। वित्तीय आपात का उल्लेख 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 360। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कब है? 356। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कब है? 356। अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। भागर्भ सरकार के विरुद्ध पंजाब में लाया गया था 1952 में। कौन सा अनुच्छेद? 356। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? 1966 से 67। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से कब हुई थी? 66 से 67 में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूएसए के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। किसने किया था? विलियम गॉड ने। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम गॉड ने। भारत में मैक्सिको से गेहूं लाकर प्रयोग किया गया था। भारत में गेहूं कहाँ से लाया गया था? मैक्सिको से। कहाँ से? मैक्सिको से। हरित क्रांति का जन्म पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। हरित क्रांति का जन्म स्थल कहाँ है? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। हरित क्रांति का जन्म स्थल कहाँ है? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तराखंड में। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तराखंड में। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तराखंड में। हरित क्रांति जो हुआ था उसमें सबसे अधिक किस फसल को फायदा हुआ था? गेहूं को। किस फसल को फायदा हुआ था? गेहूं को। नीति आयोग में 4 पदेन मंत्री सदस्य होते हैं। नीति आयोग में 4 पदेन मंत्री सदस्य होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 को किया गया। नीति आयोग के स्थान पर
योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार थे। कौन थे? डॉक्टर राजीव कुमार। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। स्टार्च कैसा बहुलक है? एक प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च कैसा है? प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। कॉर्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनी होती है। कॉर्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनी होती है कौन? कैप्सूल जो है स्टार्च का। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। बोलिए, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। प्रोटीन में आवश्यक कौन होता है? प्रोटीन में आवश्यक कौन होता है? नाइट्रोजन। प्रोटीन में आवश्यक नाइट्रोजन पाया जाता है। बताइएगा, काली खांसी रोग किसके कारण होते हैं? हेमोफीलिया परट्यूसिस नामक जीवाणु से। काली खांसी रोग किसके कारण होती है? हेमोफीलिया परट्यूसिस नामक जीवाणु से होती है। डिप्थीरिया रोग का कारण क्या है? कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक जीवाणु है। तपेदिक रोग का कारण क्या है? माइक्रो बैक्टीरिया। कौन है? माइक्रो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है क्या? तपेदिक। इन तीनों में क्या लगाया जाता है? डीपीटी का टीका। काली खांसी डिप्थीरिया तपेदिक में किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। काली खांसी डिप्थीरिया और तपेदिक में किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी का। डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस। क्या है डीपीटी का पूरा नाम? डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस। बताइए, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस का अनुसूत्र क्या होता है? CH4। 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 बायोगैस का मुख्य भाग क्या है? मीथेन गैस। बायोगैस का मुख्य भाग क्या है? मीथेन गैस। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग के लिए आज काफ़ी, अगला वीडियो कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।